हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि आपकी एफएसएसएआई एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब नए अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, एफएसएसएआई एग्जाम के अंदर कंप्यूटर लिटरेसी से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हाँ फ्रेंड्स, आपको जो सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है आउटपुट। ये 3 चीज़ों पर कंप्यूटर वर्क करता है। इनपुट से इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो प्रोसेसिंग होने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ये कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन होती है, फुल डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर की डेफिनेशन दे रखी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। देखिए, इन सिंपल टर्म्स ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर क्या है कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज किया जाता है स्टोर, डेटा को स्टोर, रिट्राइव और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे दे रखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और इसकी डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, देखिए ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट टेक्स डेटा, परफॉर्म इंस्ट्रक्टेड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड गिव्स द आउटपुट। वो जो मैंने चीज़ आपको बताई थी वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा लेता है, निर्देशित अंकगणित और तार्किक संचालन करता है और आउटपुट देता है, ठीक है। क्या करता है मतलब कि ये जो डेटा लेता है उसका क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस उसके ऊपर करता है, फिर उसके बाद में उसका आउटपुट जो मिलता है उसको ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है। आपसे डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है। देखिए इनपुट आता है, इनपुट स्टोरेज के अंदर जाता है, स्टोरेज से सीपीयू के अंदर ये इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में वापस स्टोरेज में आता है, और स्टोरेज के बाद में ये आउटपुट के रूप में हमको मिलता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर का होता है। जो आपको मैंने फिर ऊपर जो डेफिनेशन बताई है उसको यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी है। देखिए वाट एवर इज गिवन टू द कंप्यूटर एज इनपुट इज कॉल्ड डेटा। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इनपुट देते हैं वो सब क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। वाइल द आउटपुट रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो आउटपुट हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इनपुट दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जो आउटपुट हमको मिलता है प्रोसेसिंग के बाद में उसको क्या कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए जो इनपुट दिया जाता है उसको डेटा कहा जाता है, ठीक है, और जो आउटपुट हमको मिलता है प्रोसेसिंग के बाद में उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री देख लेते हैं। कंप्यूटर की बहुत ईजी हिस्ट्री है, इसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको हम आपको हाईलाइट करके बता देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म है कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1640 के अंदर, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया था, वन हु कैलकुलेट्स, ठीक है, मतलब गणना करने वाला यंत्र उसको बोला गया था। जो सबसे पहले कंप्यूटर टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो कब हुई थी, 1640 में हुई थी। आपसे डेट पूछी जाती है कि सबसे पहले कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 1640 में हुआ था। लेकिन वो कंप्यूटर अलग था, उसके अंदर ओनली कैलकुलेटिंग ही प्रोसेस की जाती थी, ठीक है, मतलब जो जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ओनली यही परफॉर्म किया जाता था। जो 1640 में जो कंप्यूटर बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है, तो उसके अंदर ओनली एक ही चीज़ होती थी, क्या, जोड़ बाकी गुणा भाग, बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड है, ठीक है, इट वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये लैटिन शब्द कंप्यूटरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि गणना करना। जो कंप्यूटर यहाँ पे शब्द लिया गया है, ठीक है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, गणना करना, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी भाषा से लिया गया है कंप्यूटर शब्द, तो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके सामने जो भी मैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, प्रत्येक चीज़ में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी हुई है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि इसका
मतलब क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है और किस प्रकार से ये यूज होगा और किस प्रकार से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए इन 1897 इट वाज नोन एज द कैलकुलेटिंग मशीन। लेटर इन 1945 द टर्म कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड एज प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच इज़ नाउ कॉल्ड ए कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि 1897 में इसे कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। बाद में 1945 में कंप्यूटर शब्द को प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में पेश किया गया, जिसे अब कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इन 1833 चार्ल्स बेबेज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, इन्वेंटेड एन अर्ली कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। ठीक है, जो फर्स्ट जो इन्होंने कैलकुलेटर इन्वेंट किया था उसका नाम क्या था यहाँ पे? डिफरेंस इंजन। और वो कब किया था इन्होंने? 1833 में किया था। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के पितामह के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए लेटर इन 1837 ही इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर। उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इन्होंने 1837 में एक और पहला यांत्रिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर इन्होंने पेश किया था, जिसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एनालिटिकल इंजन कब पेश किया गया था? 1837 में। और जो डिफरेंस इंजन था वो कब पेश किया था चार्ल्स बेबेज ने? 1833 में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ओवर टाइम कंप्यूटर बिकम पावरफुल इन परफॉर्मेंस एंड स्मॉल इन साइजेस। ठीक है, तो समय के साथ में कंप्यूटर प्रदर्शन में तो शक्तिशाली होते गए और आकार में छोटे होते गए। ठीक है, तो जो सबसे पहले फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़े होते थे। अब यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो इसकी पीढ़ी कौन कौन सी थी? देखिए यहाँ पे टोटल 5 पीढ़ी यहाँ पे अब तक आई है। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक को माना जाता है? 1946 से 1959 तक की जो जनरेशन है उसको फर्स्ट जनरेशन के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थे? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स के, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस्ड थे। जो पहली जनरेशन का, जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व के ऊपर आधारित था, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेट याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, प्लस में किस पे बेस्ड थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका नाम क्या क्या है? इनिएक, ईडीवैक और यूनिवैक। ठीक है, तो ये सभी क्या है? फर्स्ट पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो दूसरी जो पीढ़ी आई थी सेकंड जनरेशन, उसका टाइम पीरियड क्या था? 1959 से 1965 के बीच में। ठीक है, तो वो किस पे बेस्ड थे? वो थे ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित थे। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर आधारित थे? ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित थे। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या थे? IBM 1400, IBM 1620, IBM 7000 सीरीज, ये सभी क्या थे? यहाँ पे सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन है वो किस पे बेस्ड थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर, ICs के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर आधारित थी। और इसके एग्जाम्पल क्या है इसके कंप्यूटर के? देखिए इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे? IBM 360, IBM 370, PDP, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है कि दो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसका एग्जाम्पल कौन सा है निम्न में से? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस पर बेस्ड था? तो वो किस पे बेस्ड था? इंटीग्रेटेड सर्किट पर। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये किस पे बेस्ड था फ्रेंड्स? यहाँ पे ये था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, VLSI के ऊपर बेस्ड थे। ये किस पे बेस्ड थे कंप्यूटर? VLSI। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VLSI की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? स्टार 1000, क्रे फर्स्ट, क्रे XMP। ठीक है, और DEC 100, ये क्या है?
जो फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसके एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जो फिफ्थ जनरेशन है जो वर्तमान में चल रही है, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये किस पे बेस्ड है, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि किस पे बेस्ड है। तो ये किस पे बेस्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीपल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI जिसको हम बोलते हैं ULSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर के ऊपर आधारित है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों के ऊपर आधारित है जो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो, ठीक है, जो कि 1980 से प्रेजेंट में भी चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। और इसके थ्रू कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, एक तो रोबोटिंग होती है, ठीक है, रोबोट जो बनाए जाते हैं वो इसी बेस्ड, जो ये टेक्नोलॉजी है इसी के ऊपर बेस्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने देख लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, ये एटसेट्रा क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर अपलोड होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सभी हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो सिस्टम है आपका उसके अंदर जो इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कंपनी के थ्रू सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपकी फैसिलिटी के लिए जो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपलोड करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जांपल है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, फर्मवेयर हैं, ये सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एंड फर्मवेयर्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, हाँ जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके वेब ब्राउज़र। जितने भी वेब ब्राउज़र आप इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर के अंदर वो सभी, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर्स, ये सभी क्या एग्जांपल है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में आपको मैंने बता दिया कि जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, ये सभी चीज़ें क्या है यहाँ पे हार्डवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हार्डवेयर के एग्जाम्पल आपके सामने देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी क्या है यहाँ पे हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए बेसिक पार्ट में सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट, ठीक है। तो जो इनपुट यूनिट है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनपुट यूनिट में क्या किया जाता है कि इनपुट यूनिट्स और डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। और सम मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर माउस एंड कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब इनपुट यूनिट या डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को इनपुट करने के लिए किया जाता है। और सबसे आम इनपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से, माउस, कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस है उनको अलग से भी आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे आपको ओनली इसके बारे में डायरेक्टली सिंपल नॉलेज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। आउटपुट यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, आउटपुट के अंदर क्या करते हैं, हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से जो आउटपुट प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और आउटपुट कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मॉनिटर से, मॉनिटर के ऊपर जो स्क्रीन पे आपको सब कुछ जो शो करता है वो आपका आउटपुट होता है। प्रिंटर से जो भी प्रिंट करके हम निकालते हैं वो आउटपुट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सभी क्या चीज़ है, आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एज इट्स नेम स्टेट्स द यूनिट इज प्राइमरली यूज टू कंट्रोल द ऑल कंप्यूटर फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है
इस इकाई का उपयोग मुख्य रूप से सभी कंप्यूटर कार्यों और कार्यात्मकताओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट इसका पॉइंट है ऑल द कंपोनेंट्स और डिवाइसेज अटैच टू ए कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू द कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर से जुड़े सभी घटक और उपकरण नियंत्रण इकाई के माध्यम से एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं। इन शॉर्ट द कंट्रोल यूनिट इज रेफर्ड टू एज ए CU। तो कंट्रोल यूनिट को शॉर्टकट में किस नाम से जाना जाता है? CU। CU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होगी। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हेल्प्स टू परफॉर्म ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अंकगणितीय तर्क इकाई कंप्यूटर सिस्टम के सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में टॉप इम्पोर्टेंट है जो आपका पॉइंट है वो क्या है? इन शॉर्ट द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेफर टू एज ए ALU। संक्षेप में अंकगणितीय तर्क इकाई को ALU कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी अगला टॉपिक आता है आपका मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मेमोरी इज यूज टू स्टोर ऑल द इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट डेटा। मेमोरी के अंदर सब चीज़ें स्टोर होती है। कौन कौन सी? जो भी कंप्यूटर के अंदर आप इनपुट देते हो वो स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो स्टोर होती है। इंस्ट्रक्शंस जितने भी दिए जाते हैं वो सभी स्टोर होते हैं। साथ में जो भी आउटपुट आपका आता है वो भी आपका मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो देखिए मेमोरी में भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो द मेमोरी फाउंड इनसाइड द CPU इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। जो CPU के अंदर मेमोरी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और जो मेमोरी आउटसाइड द CPU पाई जाती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। मतलब कि वेयर इज द मेमोरी दैट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द CPU इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि जबकि वह मेमोरी जो CPU का अभिन्न अंग नहीं है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, इन सभी के एग्जाम्पल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डोंट वरी। अभी आपको इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे देखिए, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द मेमोरी साइमल्टेनियसली फॉर्म द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो CPU है उसका निर्माण किस किस से होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं? CPU का निर्माण करते हैं। CPU में साथ साथ में इसका और कौन कौन सी चीज़ें आती है? इनपुट और आउटपुट भी इसके अंदर आता है। CPU के अंदर देखिए CPU को बनाते हैं कौन कौन सी चीज़ें? देखिए इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या किसका निर्माण करती है? CPU का। और CPU को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के फंक्शंस भी यही होते हैं। इनपुट, सबसे पहला फंक्शन आता है इनपुट। इनपुट के अंदर क्या होता है कि जो भी कुछ इनपुट वहाँ पे दिया जाता है कंप्यूटर को, वो सभी क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। वॉट एवर इज गिवन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। द इनपुट डेटा इज गिवन टू कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज के थ्रू इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। और इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं? माउस होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, द कंप्यूटर ओनली टेक्स डेटा इन ए बाइनरी फॉर्मेट। हाँ, ये एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम देते हैं वो हमको दिखता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो कंप्यूटर लेता है डेटा, उसी डेटा को जो कन्वर्जन करके जो लेता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। और वो प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो भी बाइनरी फॉर्मेट में होती है। जो उसका आउटपुट मिलता है वो भी बाइनरी फॉर्मेट में मिलता है, लेकिन हमको कन्वर्ट होके अपन को नॉर्मल फॉर्मेट में हमको दिखता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो सभी बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फॉर्म के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं? बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, द इनपुट डिवाइसेस हेल्प कन्वर्ट द एंटर्ड डेटा इन द बाइनरी फॉर्म टू द अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो उस जो डेटा हम इनपुट में देते हैं, ठीक है, उनको जो कन्वर्ट करके वो बाइनरी फॉर्मेट में बदल देता है। कौन? इनपुट डिवाइसेज। वो क्या करते हैं? जो हम डेटा इनपुट करते हैं उसको इनपुट डिवाइसेज हैं, वो सभी उसको बाइनरी फॉर्मेट में उसको कन्वर्जन करके
कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं। कंप्यूटर उसकी बाइनरी फॉर्मेट में ही उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में वो वापस जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो उस बाइनरी फॉर्मेट को वापस कन्वर्ट करके हमारे जो अंडरस्टेबल जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कराते हैं आउटपुट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आगे, डेटा कैन बी इनपुटेड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज लेटर्स, नंबर्स एंड इमेजेस, है ना। ये सभी फॉर्मेट्स में हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, लेकिन वो सभी कन्वर्ट होके कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझेगा उन सभी चीज़ों को, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। आपको ये याद रखना है बस। अब देखिए प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। CPU helps to process the data according to the instructions entered into the computer system। प्रोसेसिंग कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य होता है और CPU कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज एन इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड द डेटा इज एग्जीक्यूटेड इन ए क्यू। डेटा का जो प्रसंस्करण होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो एक आंतरिक प्रक्रिया होता है और डेटा को एक कतार के रूप में निष्पादित करना इसका प्रोसेस होता है, मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। जो भी प्रोसेस, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितना जो डेटा हम जिस सीक्वेंस में देंगे उसी सीक्वेंस में वो उसका प्रोसेसिंग करता है और उसी सीक्वेंस में उसका आउटपुट वो प्रदान करता है। मतलब कि जो हम फर्स्ट टाइम हम जो इनपुट देंगे उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा और उसका आउटपुट सबसे पहले देगा। जो सेकंड नंबर पे देंगे उसका सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग करेगा और उसका सेकंड नंबर पे ही वो आउटपुट देगा। थर्ड नंबर पे जो हम डेटा इनपुट करेंगे उसका थर्ड नंबर पर ही वो प्रोसेसिंग करेगा, उसका थर्ड नंबर पर ही वो आउटपुट देगा। कहने मतलब कि जिस सीक्वेंस में जिस क्यू में हम उसको इनपुट देंगे उसको उसी अकॉर्डिंग में वो उसका प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट देगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, आफ्टर द प्रोसेसिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड द डेटा इज फर्दर ट्रांसफर्ड एज द आउटपुट। मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसको ये आउटपुट के रूप में हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, द प्रोसेसर CPU इज़ द कंप्यूटर्स ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है एंड इट इज़ ए क्या है, कि माइक्रो चिप है। और ये CPU क्या होता है, कि माइक्रो चिप होता है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, द प्रोसेसर स्पीड वेरीज इन डिफरेंट कंप्यूटर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ CPU, मेमोरी और मदरबोर्ड। देखिए विभिन्न कंप्यूटरों में प्रोसेसर की गति भिन्न भिन्न होती है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हैं? एक तो CPU, मेमोरी और मदरबोर्ड का प्रकार, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि CPU किस टाइप का है, मेमोरी आपकी किस टाइप की है। ज़्यादा मेमोरी होगा तो ज़्यादा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ज़्यादा अगर CPU की मेमोरी भी अगर आपकी ज़्यादा है, CPU ज़्यादा फास्ट वाला है तो ज़्यादा फास्टली ये आपको आउटपुट देगा। मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि मदरबोर्ड आपका किस टाइप का है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ये जो उसकी स्पीड है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि CPU किसके ऊपर डिपेंड, मतलब कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, वो टाइप ऑफ CPU, मेमोरी और मदरबोर्ड के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बात करते हैं, टाइपिकली द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा है वो इन सभी ऑपरेशंस के ऊपर क्या करता है, द फॉलोइंग ऑपरेशंस, टाइपिकली द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा के ऊपर ये निम्न प्रकार के फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पे, पहला ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन और स्क्वायर रूट एटसेट्रा। तो अंकगणितीय जो संचालन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो अंकगणितीय जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जोड़, घटा, गुणा, अंतर और वर्गमूल, ये सभी चीज़ें होती है किसमें, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, सच एज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, अपोजिट, ये सभी चीज़ें प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं किसमें, लॉजिकल में। कहने मतलब कि बराबर है, बराबर नहीं है, इससे बड़ा है या इससे कम है या विपरीत है, इन सभी के ऊपर ऑपरेशन होता है किसके अंदर, लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये CPU के अंदर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आउटपुट के बारे में। देखिए आउटपुट के बारे में बात करते हैं। एनीथिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। जो कुछ भी कंप्यूटर से हमें मिलता है, ठीक है, तो वो सभी क्या चीज़ क्या कहलाती है, आउटपुट के रूप में कहलाती है। आउटपुट के रूप में हमें वो मिलता है, ठीक है। इट इज़ द ह्यूमन रीडेबल डेटा एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो हमें डेटा मिलता है वो हमारे पढ़ने योग्य डेटा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बाइनरी को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो हमको डेटा मिलता है वो आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो उसको कन्वर्ट करके हमारे जो समझने योग्य जो लैंग्वेज है उसके अंदर वो कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कराते हैं आउटपुट को, ठीक है। ये सभी चीज़ें समझ में आ गई फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, आउटपुट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस इफ़ डिजायर्ड। यदि हमको आउटपुट को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना है तो ये भी हम कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए द आउटपुट डिवाइसेस हेल्प कन्वर्ट द प्रोसेस डेटा ऑफ द सीपीयू इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो आउटपुट डिवाइस सीपीयू के जो संसाधित डेटा होता है उसको मानव समझने योग्य रूप में बदलने में मदद करता है। मैंने आपको बताया था जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बाइनरी में जो डेटा हमको प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में उसको कन्वर्जन करके जो हमारे समझने योग्य जो भाषा है उसके अंदर वो कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कराता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हम आपको सबसे पहले बताए थे ना, वही चीज़ें यहाँ पे वापस रिपीट होके आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरेज के बारे में। तो द डिवाइस यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को जो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस हेल्प्स टू स्टोर डिजिटल डेटा। जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब कि जो बाइनरी फॉर्म है वही डिजिटल फॉर्म है। उसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, दे कैन स्टोर द डेटा वाइल द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो देखिए जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पे, और एक कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होके जो रिजल्ट मिलता है उस टाइम पे ये जितना भी जो चीज़ें होता है, डेटा का जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो सभी स्टोर होता है किसके अंदर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो वे कंप्यूटर के संचालन के दौरान और प्रसंस्करण के दौरान बाद, ठीक है, दोनों का जो डेटा होता है उसको ही स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा दो टाइप का होता है, एक तो वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। अब जो वोलेटाइल डेटा होता है वो क्या होता है, द वोलेटाइल स्टोरेज कैन स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर सोर्स इज कनेक्टेड। जब तक पावर सोर्स कंप्यूटर से कनेक्टेड है तब तक वोलेटाइल स्टोरेज डेटा रहता है। आपसे पूछा जाता है कि अगर प्रोसेस मतलब कंप्यूटर का पावर ऑफ हो गया, पावर सोर्स मतलब कि चला गया, ठीक है, तो कौन सा डेटा मतलब कौन सा जो स्टोरेज है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। जो वोलेटाइल स्टोरेज है वो पावर सोर्स डिस्कनेक्ट होते ही गायब हो जाता है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। द वोलेटाइल स्टोरेज कैन स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर सोर्स इज कनेक्टेड। जब तक वोलेटाइल स्टोरेज डेटा को तब तक स्टोर कर सकता है जब तक पावर सोर्स कनेक्ट है। पावर सोर्स जब तक कनेक्ट है तब तक वोलेटाइल स्टोरेज डेटा को स्टोर रखेगा, उसके बाद में वो डेटा को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है, डिलीट हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, वेयर एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली इवन आफ्टर द पावर सोर्स इज डिस्कनेक्टेड। जबकि जो गैर वोलेटाइल स्टोरेज है वो बिजली स्रोत के डिस्कनेक्ट होने के बाद भी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स।
है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत ही खतरनाक होती है, 100% एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन फॉर द देयर एक्यूरेट परफॉर्मेंस, कंप्यूटर अपने सटीक प्रदर्शन के लिए भी जाने जाते हैं, है ना। और दे कैन कंप्लीट द गिवन जॉब्स एट ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, वे दिए गए कार्यों को लगभग 100% सटीकता के साथ में पूरा कर सकते हैं, ये एक्यूरेसी के अंदर आता है, ठीक है। Although errors may occur in computers, they are usually caused by incorrect input, incorrect instructions or bugs in chips. All of these are human errors. हालांकि कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती है, वे आमतौर पर गलत इनपुट अगर आप दोगे तब होगी, या फिर गलत निर्देश दोगे तब होगी, या फिर चिप्स में अगर कोई बग है, मतलब कोई एरर है, तब उसके कारण यहाँ पे आपका जो डेटा है उसके अंदर गड़बड़ होगी। अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं होती कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर में अगर आप गलत डेटा फीड करोगे तो गलत ही आपको वो आउटपुट देगा, ठीक है। कंप्यूटर कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की, बहुत हाई स्टोरेज पे डेटा ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी डिवाइसेज। हाँ जी, यहाँ पे एडिशनल डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो सेकेंडरी डिवाइसेज के रूप में। सेकेंडरी डिवाइसेज का एग्जांपल क्या क्या चीज़ है? हार्ड डिस्क, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं वो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइसेज होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं। फ्लैश मेमोरी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के अंदर आता है, ठीक है। ड्यू टू इनक्रेडिबल स्पीड डेटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम स्टोरेज इन नो टाइम। देखिए यहाँ पे जो अविश्वसनीय जो गति होती है कंप्यूटर की, उसके कारण कोई भी डेटा है उसका जो कहीं पे भी वो सेव हो, वो आपको फटाक से निकाल के दे देगा वहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, इसकी स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रिलायबिलिटी होती है कंप्यूटर के अंदर। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, दे कैन प्रोसेस द सेम टास्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट थ्रोइंग एनी एरर। रिलायबल होते हैं, कहने का मतलब है कि कितना भी आप उनको काम दो वो आपका आउटपुट आपको परफेक्ट तरीके से आपको आउटपुट निकाल के देंगे। कितना भी इनपुट दो आप, कितना भी एक एट ए टाइम पे कितनी भी चीज़ें आप उसके अंदर इनपुट करोगे, उन सभी का वो प्रोसेस करके उसका आउटपुट आपको एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे दे देगा। तो मतलब एक से ज़्यादा कार्य अगर आप उसके ऊपर करोगे ना, तब भी आपको उतनी ही सुलभता से वो आपको उसका आउटपुट प्रदान करेगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर्स डोंट गेट टायर्ड लाइक ह्यूमंस, सो दे आर सुपीरियर टू परफॉर्म रूल बेस्ड रिपीटेटिव टास्क। कंप्यूटर इस इंसानों की तरह थकते नहीं है, इसलिए वे नियम आधारित दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर की एक और इंपॉर्टेंसी क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो मतलब कि द वैरायटी ऑफ टास्क दैट ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। एक कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विविधता लगभग अनंत के बराबर होती है। कितने भी कार्य एक साथ आप कर सकते हो, कितने भी एक से ज़्यादा आप कार्य उस पर कर सकते हो, कहना मतलब ये वर्सेटाइल होता है। सभी कार्यों के लिए जो भी कार्य आप उसमें करवाओगे उससे वो कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सभी कार्यों के लिए वर्सेटाइल होता है, मतलब किसी प्रकार का ये कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, दैट मीन्स कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क बैक टू बैक विदाउट मेकिंग एरर्स। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बिना किसी त्रुटि के विभिन्न कार्यों को एक के बाद एक कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, फॉर वन मोमेंट ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म डेटा एंट्री टास्क और टिकट बुकिंग एंड द अदर वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और कंटिन्यूस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, एक क्षण के लिए अगर कंप्यूटर का उपयोग आप डेटा प्रविष्टि कार्य या फिर टिकट बुकिंग के लिए कर रहे हो, तो उसी ही अगले क्षण ही अगर आपको उसका उपयोग जटिल गणितीय गणनाओं या निरंतर खगोलीय अवलोकनों आदि के लिए करते हैं तो उसके लिए भी आप वो आराम से उसका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं कंप्यूटर का। कहने का मतलब है कि अगर देखिए आप कोई भी कार्य कर रहे हों, अगर उसी टाइम पे अगर आपको दूसरा अन्य कार्य करना है कंप्यूटर पे, तो आप आसानी से उस कार्य को भी कर सकते हैं। कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा कि सर अभी आप ये वाला कार्य कर रहे थे तो आप इसी कार्य को करो, उसको हम बाद में करेंगे, नहीं, उस कार्य को भी आप उसी टाइम पे एट ए टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्सेटिलिटी के अंदर, है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज हम आपको इंट्रोडक्शन सारा करवा देंगे, फिर उसके बाद हम जो कल वाली वीडियो होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी, उसके अंदर आपको एक्सेल वगैरह के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे तेज़ और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, मतलब फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव कंप्यूटर ये होते हैं, ठीक है। और इनको देखिए दे आर लार्ज एंड रिक्वायर मोर स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। वे बड़े होते हैं और मतलब उनको इंस्टॉलेशन के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े रूम के बराबर। देखिए यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको एक लगभग एक सुपर कंप्यूटर है वो आप जो घर में रहते हो, ठीक है, उसका जो एक रूम है उसके अंदर अकेले रूम के अंदर एक सुपर कंप्यूटर आ सकता है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मेनली डिजाइन टू परफॉर्म मैसिव डेटा बेस्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क। इस प्रकार के कंप्यूटर मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर डेटा आधारित और जटिल कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी रिसर्च से रिलेटेड कार्य होते हैं या फिर जितने भी स्पेस से रिलेटेड कार्य होते हैं, अगर आपको देखिए कोई भी अगर आपको मिशन लॉन्च करना है, ठीक है, कोई भी रॉकेट लॉन्च करना है, तो उसके लिए यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर, क्योंकि उसके अंदर एक एट ए टाइम पे हम बहुत सारी गणनाएँ एक साथ कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। तो बहुत ही फास्टली ये मतलब जितनी भी फास्ट हम चाहें उतनी फास्ट ये कैलकुलेशन से यहाँ पे करके हमको देता है, इसलिए यूज किया जाता है। स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसके अंदर यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स आर कैपेबल एनफ टू हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम। सुपर कंप्यूटर एक ही समय में खरबों निर्देशों को संभालने में सक्षम होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है स्पेस के जितने भी स्पेस से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उसके अंदर, और रिसर्च से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है दूसरे नंबर पर ना। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स, हाउएवर दे आर नॉट मच स्मॉल। लेकिन वो जितने ज़्यादा भी छोटे नहीं होते, सुपर कंप्यूटर से तो छोटे होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर डिजाइनेड टू परफॉर्म हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। इस प्रकार के कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों हजारों कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको बता देते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे एग्जांपल दिख गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही होते हैं लेकिन उससे थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है, साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या कार्य इनसे किया जाता है, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे। देखिए दीज कंप्यूटर्स कैन हैंडल हैवी टास्क इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड कैन स्टोर वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। ये कंप्यूटर जटिल गणनाओं सहित भारी कार्यों को संभाल सकते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बैंकिंग, टेलीकॉम एंड एजुकेशनल सेक्टर्स। ये बैंकिंग, दूरसंचार और शैक्षिक क्षेत्रों जैसे बड़े संगठनों के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? मेन फ्रेम वाले, ठीक है, जो मेन फ्रेम वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो ये किस में यूज किए जाते हैं? बैंकिंग के अंदर, टेलीकॉम के अंदर और एजुकेशनल सेक्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। देखिए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर चीप इन प्राइस एंड सपोर्ट मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में सस्ते होते हैं और मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दीज आर द जनरल पर्पज कंप्यूटर्स डिजाइनेटेड टू हैंडल ऑल द नेसेसरी टास्क ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। ये सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर हैं जिन्हें व्यक्तिगत ज़रूरतों के रूप में ज़रूरतों के सभी आवश्यक कार्यों को संभालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है एक अगर आपका पर्सनल अगर कोई काम आपको करना है, ठीक है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। कोई एक पर्सनल कोई अगर काम करना है, बहुत ही चाहे कितना भी टफ हो कार्य हो, लेकिन अगर पर्सनली उसको करना है तो उसको यहाँ से माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंस दे आर कंपेरेटिवली स्लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देयर बाय आर सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। चूँकि वे मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अपेक्षाकृत धीमे हैं, इसलिए छोटे संगठनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेट्रो सेक्शन हो गया, ठीक है, रेलवे सेक्शंस हो गए, तो इन सभी के अंदर यूज किया जाता है किसका? माइक्रो कंप्यूटर्स का, ठीक है।
आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, दे आर बेस्ट सूटेड फॉर द इंटरनेट कैफ़े, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स का। तो देखिए, ए माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो रेफर टू एज द पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखिए, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स के। ठीक है, मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं यहाँ पे। मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो रेफर टू एज ए मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर को मिनी फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को आपको याद रखना है, दोनों ही एक दूसरे के नाम है। ठीक है, तो देखिए, दीज आर द मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर डिजाइन पर्पजली फॉर इजी कैरी। ये मध्यम आकार के मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है जिन्हें जानबूझकर आसान कैरी के लिए, मतलब कि ईजीली हम इसको कैरी कर सके, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसके एग्जांपल आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए, टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है लैपटॉप, नेटबुक, हाइब्रिड, टैबलेट, स्मार्टफोन। आपसे पूछा जाता है कि मिनी कंप्यूटर निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, या फिर निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए, दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आर लाइट वेट एंड कैन फिट इन ए स्मॉल स्पेस। दे आर सूटेबल फॉर बिलिंग, अकाउंटिंग, एजुकेशन और बिजनेस पर्पजेज। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार के कंप्यूटर हल्के वजन के होते हैं और कम जगह में फिट हो सकते हैं। ये बिलिंग, लेखा, शिक्षा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए, सिंस दीज मिनी कंप्यूटर्स आर ईजी टू कैरी, दे आर बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु नीड ए कंप्यूटर वाइल ट्रैवलिंग। चूँकि इन मिनी कंप्यूटरों को ले जाना आसान होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है जिन्हें यात्रा करते समय कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए मैंने, टैबलेट, पीसी, नोटबुक, सेल फोन्स आदि। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अब लास्ट यहाँ पे टाइप आता है इसका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए, वर्क स्टेशन इज ए पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर। वर्क स्टेशन एक शक्तिशाली एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है। ठीक है, ए वर्क स्टेशन इज ए पर्सनल कंप्यूटर विद ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, ए मैसिव अमाउंट ऑफ रैम, हायर क्वालिटी मॉनिटर्स और हाई ग्राफिक मेमोरी एटसेट्रा। वर्क